हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। इससे पहले हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट डिवीजन एंजियोस्पर्मी के प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर बनता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस पढ़ना, लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, इनका फॉर्मेशन, इनका ओरिएंटेशन, इनके टाइप, ये सब पढ़ना। और एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन हो जाएगी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कोल्ड एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी मतलब ये है कि किसी भी प्लांट पार्ट का जब हम डाइसेक्शन करके और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सी सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स ये प्रेजेंट है उनको स्टडी करते हैं तो वो एनाटॉमी होती है। तो एनाटॉमी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जैसे लीफ है, रूट है, स्टेम है, ये सब ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हम अगर देखें तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इसका मतलब किसी भी ऑर्गन को जब हम डाइसेक्ट करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलने वाले हैं? बहुत सारे टाइप के टिश्यूज मिलने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज की ही जो कॉमन डेफिनेशन है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए सेम है। द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन सेम है और वो सभी मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यू बोलते हैं। मतलब यह है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने से पहले हमें प्लांट टिश्यूज, उनके टाइप सभी के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है कि प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं और वो क्या क्या डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज हम पढ़ेंगे जिसमें मेन कैटेगरीज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो प्लांट टिश्यूज होते हैं जो कि डिवीजन कैपेसिटी रखते हैं, उनमें सेल्स के डिवीजन होने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। और परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें डिवीजन कैपेसिटी एब्सेंट होती है और वो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बनाएंगे प्लांट टिश्यू के कंप्लीट क्लासिफिकेशन, टाइप्स और सब टाइप्स को शो करने के लिए एक। तो तीन चीजें हो गई है। व्हाट इज एनाटॉमी? द बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कोल्ड एनाटॉमी। व्हाट आर टिश्यूज? द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज अभी हम टेबल में देखेंगे। इस टेबल में देखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। इस टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझे आप और इसी में कंक्लूजन है सारे प्लांट टिश्यूज का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज आर मेनली क्लासिफाइड अंडर टू मेन कैटेगरीज based on division capacity of cells present in them. On the basis of division capacity of cells, the plant tissues are of two types. One is meristematic tissues and another is permanent tissues. Meristematic means the plant tissue which contains the cells having division capacity, and permanent tissues means the plant cells which do not have the capacity to divide. That means meristematic tissues contain undifferentiated and continuously dividing cells, and permanent tissues contain differentiated and non-dividing cells. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं प्लांट के रूट या स्टेम की टिप पर जो प्रेजेंट होती हैं सेल्स, बिल्कुल टिप पर, जो उसकी ग्रोथ करवा रही है, नई नई सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, नई लीफ बना रही है,
नई ब्रांच बना रही हैं, स्टेम को लॉन्ग कर रही हैं। ये सारे जो टिश्यूज़ हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। और जिन प्लांट टिश्यूज़ में डिफरेंशिएशन हो चुका वो अब सेल डिवीज़न का काम नहीं करके अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में आप लीफ, रूट और स्टेम, इनमें सेल्स डिवीज़न नहीं करती हैं, एक स्पेशल रीजन में ही करती हैं डिवीज़न, बाकी सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो होते हैं परमानेंट। उसको सेल्स को कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट बॉडी में उसकी डेवलपमेंट के बेसिस पर कि अर्ली फेज ऑफ लाइफ में डेवलप होते हैं या लेटर फेज ऑफ लाइफ में डेवलप होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों ही फेजेज ऑफ लाइफ में डेवलप होते हैं। जो अर्ली फेजेज ऑफ लाइफ में डेवलप होंगे, मतलब सीड जर्मिनेशन से और एक छोटा सा प्लांट बनने तक, जिसमें रूट, टिप, स्टेम, लीफ ये सब डेवलप होते हैं, छोटा सा प्लांट डेवलप करने तक, वो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। और जब वो प्लांट पूरी तरह ग्रो कर चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है, तो उसके अंदर थिकनेस बढ़ाना, स्टेम की थिकनेस बढ़ना या रूट की थिकनेस इंक्रीज होना, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल जो मेरिस्टेम है वो है सेकेंडरी। ठीक है, तो मेरिस्टेम को हमने दो में डिवाइड किया है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली फेजेज ऑफ प्लांट लाइफ में डेवलप होता है, क्योंकि मेरिस्टेम की जरूरत तो पड़ेगी ही इस प्लांट को बनाने के लिए या फिर प्लांट की अर्ली ग्रोथ करने के लिए। अर्ली ग्रोथ में वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट, स्टेम और लीफ नए नए बनते हैं, तो वो नए नए रूट, स्टेम, लीफ बनाने का काम प्राइमरी मेरिस्टेम का है। और स्टेम या रूट की थिकनेस को इंक्रीज करके उसको वुडी और हार्ड बनाना, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में किस जगह पर लोकेटेड है उसके बेसिस पे तीन टाइप का है, रूट एपिकल, शूट एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मतलब जो एपिक्स यानी कि टिप पर प्रेजेंट होता है। रूट एपिकल वो जो कि रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। हमने रूट के जोन्स भी पढ़े थे, तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक वही जोन है जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसमें सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं और नई नई सेल्स का फॉर्मेशन रूट एपिकल मेरिस्टेम से होता रहता है। उसी तरह शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम का काम स्टेम को एलंगेट करना और स्टेम पर डेवलप करना अलग अलग पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक स्टेम के नोड्स पर प्रेजेंट होता है और उन नोड्स से निकलती हैं लीव्स और ब्रांचेस। तो नई नई लीव्स का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल मेरिस्टेम कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राउजिंग एनिमल्स जैसे गोट, सीप ये सब अगर प्लांट की लीव्स को खा जाती हैं तो नई लीव दोबारा से डेवलप करने का काम कौन सा मेरिस्टेम करता है? आप बताएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की लेंथ को बढ़ाएगा नीचे की तरफ, शूट एपिकल मेरिस्टेम स्टेम की लेंथ को बढ़ाएगा ऊपर की तरफ, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम साइड में लीव्स और ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक नया प्लांट फुल्ली ग्रोन प्लांट बन चुका है। अब उस प्लांट की अगर स्टेम और रूट की थिकनेस बढ़ानी है, उसको वुडी बनाना है, उसको हार्ड टफ बनाना है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम, यहाँ पर भी डिवाइडिंग सेल्स होंगी, वो उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेम दो टाइप का, अर्ली मेरिस्टेम प्राइमरी, लेट मेरिस्टेम सेकेंडरी। अर्ली मेरिस्टेम के 3 पार्ट, लेट मेरिस्टेम के 2 पार्ट, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कोर कैम्बियम, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आप बस नाम ही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जिनमें सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है उनको हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। परमानेंट टिश्यूज की सेल कभी डिवाइड नहीं करती, लेकिन अगर परमानेंट टिश्यू की सेल्स एक ही टाइप की हों, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हों, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जब परमानेंट टिश्यू की सेल्स अलग अलग टाइप की हों और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हों, तो उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप के सेल होते हैं। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर पैरेन्काइमा के 2 टाइप है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा।
स्क्लेरेनकाइमा के भी दो टाइप्स हैं, स्क्लेरिड एंड फाइबर। ठीक है, इन सभी के फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं एक एक फंक्शन बता देता हूँ। पैरेनकाइमा जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर की लीफ होती है, उसमें सारा पैरेनकाइमा ही होता है, जिसको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। उसका काम फोटोसिंथेसिस से फूड बनाना, फूड को स्टोर करना, या फिर किसी सब्सटेंस का सिक्रीशन करना होता है। कोलेनकाइमा प्लांट पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है। पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों में ही लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन पैरेनकाइमा की जो सेल्स की सेल वॉल है वो थिन और सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोलेनकाइमा की सेल वॉल थिक होती है कॉर्नर्स पर, क्योंकि वहाँ पर हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी डिपॉजिट हो जाता है अलोंग विद सेलुलोज। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। ये ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड सेल्स का बना होता है। इनमें सेल वॉल पर सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन सारे हार्ड सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे सेल की डेथ हो जाती है, सेल बहुत ही टफ हो जाती है। और ये फिर दो टाइप का है, स्क्लेरिड्स और फाइबर। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखें आप। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम कंडक्टिंग टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। जाइलम में 4 टाइप की सेल्स हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, जबकि फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स, सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर हैं। क्योंकि टाइप ऑफ सेल्स अलग अलग हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं इसको हम। ओके, तो इस तरह से ये टेबल तो हुई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज की। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक प्लांट टिश्यू के बारे में। तो जो सबसे पहला प्लांट टिश्यू होगा वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आप समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स का टिश्यू है। मतलब इस टिश्यू की लोकेशन प्लांट में कहीं पर भी प्रेजेंट हो, लेकिन सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहती हैं। एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता रहता है, हजारों में सेल्स का नंबर इंक्रीज होता रहता है। तो ऐसा जो टिश्यू है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी पूछा जा सकता है विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसके कारण बॉडी में प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल टिश्यू कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, मतलब इसमें नई बिल्कुल न्यूली फॉर्म सेल्स होती हैं जिनकी सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज होता है, प्योरली बिल्कुल थिन सेल वॉल होती है। ध्यान रखिए, जितनी ओल्ड वो सेल होती जाएगी उतनी ही थिक उसकी सेल वॉल होती जाएगी। तो ये बिल्कुल नई बनी है तो इसकी सेल वॉल बिल्कुल थिन होती है और सिर्फ सेलुलोज की ही बनी होती है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन वगैरह कोई सब्सटेंस नहीं। रेगुलरली डिवाइडिंग सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल डिवाइड भी करती रहती है। यही मेन कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडेड सेल्स होती है।
नो वैक्यूलेशन, सेल्स के बीच वैक्यूल नहीं बनती सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल में वैक्यूल तभी बनते हैं जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं, ये सब अनमैच्योर सेल्स हैं। एक्सटेंसिव प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा आपको पता है नेबरिंग प्लांट सेल्स में मैटेरियल एक्सचेंज करने का एक तरीका होता है, तो इनमें प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन बहुत ही वाइड होता है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं। ये साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है क्योंकि फूड स्टोर्ड बहुत ज़्यादा होगा। फूड स्टोर्ड इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाएगी, तो दो डॉटर सेल्स के लिए सफिशिएंट फूड स्टोर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब लार्ज न्यूक्लियस होना भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई बनाएंगे तो एक न्यूक्लियस लार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट सेल्स के टाइप है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो अर्ली फेजेज ऑफ प्लांट लाइफ में डेवलप होता है, और सेकेंडरी जो लेट फेजेज ऑफ प्लांट लाइफ में डेवलप होता है। अर्ली मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, उस प्राइमरी मेरिस्टेम की लोकेशन के बेसिस पर वो तीन टाइप का है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो रूट की टिप पर हो और रूट को इलोंगेट यानी कि लेंथ इंक्रीज करवाने में हेल्प करे, वो तो होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो स्टेम की टिप पर हो और स्टेम को इलोंगेट करे, उसकी ग्रोथ में हेल्प करे, वो होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो स्टेम की नोड्स पर प्रेजेंट हो और नई लीव्स का फॉर्मेशन करे, नई ब्रांचेस का फॉर्मेशन करे, उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है, थिकनेस को बढ़ाता है, उसके स्टेम को वाइड करता है, इसलिए वो लेटर फेजेज ऑफ प्लांट लाइफ में डेवलप होता है और उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और सिंपल वाले में सबसे पहला है पैरेन्काइमा। देखिए, पैरेन्काइमा न्यूली फॉर्म्ड परमानेंट टिश्यू है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से नया नया परमानेंट टिश्यू बनता है, वो पैरेन्काइमा होता है। बाद में इसी मॉडिफिकेशन से कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा भी बनते हैं। तो ये बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड है, तो इसके अंदर भी सेल्यूलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होगी। मतलब क्योंकि अभी सेकेंडरी सब्सटेंस जैसे पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज ये सब डिपोजिट हुए नहीं है, तो सेल्यूलोसिक सेल वॉल होगी। तीनों टाइप के परमानेंट टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो मेन एम्फेसिस हम किस चीज पर देंगे? एक तो सेल वॉल की थिकनेस के, दूसरा सेल्स के बीच स्पेस, मतलब इंटरसेलर स्पेस, दो सेल्स के बीच स्पेस प्रेजेंट है या नहीं है उस पर फोकस करेंगे। तीसरा उसके फंक्शन और लोकेशन पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, मतलब थीनी होती है सेल। दूसरा, ये सेल्स सभी लिविंग होते हैं, लिविंग सेल। सेल्स की जो शेप है वो वेरिंग है, मतलब बदलती हुई है। कोई ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, किसी भी तरह की सेल की शेप प्रेजेंट हो सकती है, और सभी सेल्स लिविंग होंगे। ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रेजेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ठीक है, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो पैरेन्काइमा के अंदर। पैरेन्काइमा के फंक्शन फूड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन तीन है। ये पैरेन्काइमा के फंक्शन हो गए। पैरेन्काइमा जो लीफ में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस करता है, उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा।
और जो एक्वेटिक प्लांट में हो और बायोमेस से प्रोवाइड करे उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा के दो मॉडिफिकेशन हो गए। तो सबसे मेन चीज क्या है कि इनकी सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा, ये सेल्स लिविंग होते हैं। तीसरा, इन सेल्स की शेप अलग अलग शेप में हो सकती है। चौथा, सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। पांचवा, इनका फंक्शन यानी कि पैरेन्काइमा का फंक्शन सिक्रीशन, फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का होता है। नेक्स्ट, क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है जो फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन करता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। और एरेन्काइमा भी पैरेन्काइमा का ही एक मॉडिफिकेशन है जिसका फंक्शन होता है बायोमेस प्रोवाइड करना, स्पेशली वो प्लांट जो कि वाटर में है उनको सिंकिंग से प्रिवेंट करने के लिए, डूबने से बचाने के लिए बायोमेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा। उसके बाद सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में सारे कैरेक्टर्स पैरेन्काइमा से थोड़े से ज़्यादा चेंज होंगे, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे सेल वॉल थिन थी, यहाँ पर थोड़ी थिक हो जाएगी। सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन भी डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी सेल वॉल थोड़ी थिक हो जाती है। पैक्टिन के डिपोजिशन के कारण इनकी सेल वॉल कॉर्नर में थिक हो जाती है, रेगुलर नहीं इररेगुलर थिकनिंग होती है। ठीक है, इररेगुलर थिकनिंग होती है पैक्टिन के डिपोजिशन के कारण। उसके बाद यहाँ पर आकर सेल्स के बीच स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। लिविंग सेल्स होती हैं, वेरिंग सेल्स होते हैं, शेप बदलते रहते हैं इन सेल के। जिस तरह से पैरेन्काइमा में शेप अलग अलग थे उसी तरह इसमें है। एग्जाम्पल में पिटियोल ऑफ लीफ, लीफ का जो पिटियोल है वो देखो लीफ के लैमिना से थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उसके अंदर, तो वो कोलेनकाइमा का बना हुआ है। ठीक है, अनमैच्योर्ड डाइकोट स्टेम जिस पर अभी सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप हुआ नहीं है, बार्क भी डेवलप हुई नहीं है, तो बार्क डेवलप होने से पहले
जो डाइकोट का स्टेम होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है, थोड़ा हार्ड है लेकिन फ्लेक्सिबल है, तो वो किसके कारण है? कोलेनकाइमा के कारण। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कोलेनकाइमा के। सेल वॉल पर सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी डिपॉजिट होते हैं। कॉर्नर्स पे इर्रेगुलर थिकनिंग्स होती है पैक्टिन के डिपोजिशन के कारण। सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल्स लिविंग होती है, सेल्स की शेप अलग अलग होती है। ये प्लांट के जो लीफ का पिटियोल होता है उसमें होता है ताकि लीफ की प्रॉपर मूवमेंट हो पाए, और अनमैच्योर्ड डाइकोट स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ आपका सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेनकाइमा। थर्ड है स्क्लेरेंकाइमा। तीनों टाइप के परमानेंट टिश्यूज में तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सिर्फ यही ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, मतलब सेल वॉल पर इतने सारे मटेरियल डिपॉजिट हो चुके हैं कि अब इसका बाहर से कनेक्शन कट गया है। सेल का साइटोप्लाज्म डेड हो चुका, न्यूक्लियस डेड हो चुका और सेल डेड हो चुकी है। तो ये कोई और फंक्शन ना करके सिर्फ हार्डनेस या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, देखें सेल वॉल पर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के अलावा लिग्निन, ट्यूबेरिन और पैक्टिन ये हार्ड सब्सटेंस में डिपॉजिट हो जाते हैं। सेल्स डेड हो जाती हैं। सेल्स में प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं होता है। सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और ये प्लांट को या प्लांट पार्ट को जिसमें प्रेजेंट है इसको सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा दो टाइप का होता है, स्क्लेरेंस और फाइबर, जो कि जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टफनेस ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए पल्प ऑफ ईयर एंड सपोटा। क्रंची पल्प होता है गुआवा में, पियर में या फिर चीकू में। सपोटा होता है चीकू, उसका जो क्रंची पल्प होता है वो स्क्लेरेंकाइमा के स्क्लेरिड्स के कारण ही होता है, वो स्क्लेरिड होता है उसके अंदर। ठीक है, सेकेंड आप ये प्लांट लीव्स देखे होंगे टी की, वो भी क्रंची होती है स्क्लेरेंकाइमा के कारण। ट्री की बात होती है बहुत हार्ड होती है स्क्लेरेंकाइमा के कारण। लेग्यूम्स में जैसे ग्राम है उसकी जो कवरिंग होती है सीड कोट की, चने के ऊपर की जो कवरिंग होती है ब्राउनिश, वो भी स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं स्क्लेरेंकाइमा के। दो टाइप फाइबर और स्क्लेरेट्स होते हैं। तो इस तरह से
सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये जो तीसरा टाइप है ये कंप्लीट होता है। इसके कैरेक्टर्स एक बार फिर से देख लें। स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के अलावा पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन इनसे भी डिपॉजिटेड होती है। सेल्स डेड हो जाती हैं क्योंकि आउटर या फिर नेबरिंग सेल से उनका कनेक्शन बिल्कुल कट चुका होता है। प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर होता नहीं है, सेल्स डेड हो जाती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। इनका मेन फंक्शन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल गुआवा, पियर और सपोटा का पल्प, टी की लीव्स, लार्ज ट्री की बार्क और लेग्यूम्स का सीड कोट, ये सब स्क्लेरेनकाइमा के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद देखें अब आप सिंपल परमानेंट टिश्यू ओवर, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला जो पार्ट है वो है जाइलम। जाइलम के चारों कंपोनेंट, उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, प्लांट में लोकेशन, ये सारे मैं बताऊंगा। प्लांट का वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर। ठीक है, देखें अब चारों के फंक्शन आप स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन पढ़ लीजिए। सबसे पहले ट्रैकेट। ट्रैकेट इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल होती हैं जिनकी सेल वॉल पर सेकेंडरी मेटेरियल लिग्निन, सुबेरिन ये सब डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट हो गए, इसका मतलब ये डेड सेल्स हो गए। ट्यूब के जैसे सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है, इनकी वॉल में सेकेंडरी सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है और पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रैकेट और वेसल्स दोनों मिलकर वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ये एंजियोस्पर्म्स के लिए है, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती हैं। तो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जिसके लिए हम पढ़ते हैं कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, तो इन चारों कंपोनेंट्स में से जाइलम का कौन सा पार्ट है जो वाटर को कंडक्ट करता है? तो आप आंसर देंगे ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ ट्रैकेट्स, एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों होते हैं। ठीक है, दूसरा वेसल ट्रैकेट की कंपैरिजन में ज़्यादा वाइड ल्यूमन होती है, थिक सेल वॉल होती है, डेड प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये दोनों मिलकर वाटर का कंडक्शन करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से? जहाँ से एब्जॉर्ब हुआ रूट से, और कहाँ तक? अलग अलग प्लांट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स का बना होता है, मतलब चारों पार्ट्स में से ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है जो कि लिविंग सेल्स का बना होता है, बाकी सब डेड सेल्स के बने होते हैं। पहली बात, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का मतलब ये है कि एक स्टेम में सीधा यूं जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो तो ट्रैकेट्स और वेसल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और ब्रांचेज में जो ट्रांसपोर्ट इस तरह से होगा रेडियल, वो होगा जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगा जहाँ ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप हो रहा हो किसी प्लांट। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा का ये फंक्शन हो गया, लिविंग है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जाइलम पैरेन्काइमा का स्टार
फैट और टेनिन, ये सब्सटेंस हैं, इनको स्टोर करने का भी होता है। स्टार्च और फैट ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्लांट की बॉडी में मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड होते हैं, और टेनिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि प्लांट की बॉडी में स्टोर रहता है और प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हर्बीवोरी, मतलब कोई एनिमल उसको खाए तो उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस तरह के केमिकल ये होते हैं टेनिन। हमारे लिए इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है टेनिन की। जाइलम फाइबर ये भी नॉन लिविंग है, डेड सेल है, डेड प्रोटोप्लाज्म है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ही जाइलम फाइबर का काम है। फाइबर मतलब डेड, कोई भी फाइबर हो सब डेड होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये कुछ करेंगे भी नहीं, भले ही वो जाइलम में हो या फ्लोएम में हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब जाइलम बनता है प्राइमरी ग्रोथ के दौरान तो वो दो टाइप का होगा। क्या क्या होगा दो टाइप का? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ऐसा जाइलम जो पहले बनेगा, प्रो मतलब पहले और मेटा मतलब बाद में। पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम बोलते हैं और बाद में बनने वाले जाइलम को हम मेटाजाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो सभी चार कंपोनेंट और जाइलम के दो टाइप आप एक बार अच्छे से देखिए। ट्रैकेट्स और वेसल्स वाटर कंडक्शन के लिए मेन पार्ट है जाइलम के। जाइलम पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर और सेकंड स्टोरेज ऑफ फैट, स्टार्च एंड टेनिन। थर्ड जाइलम, फोर्थ है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर वो होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये भी डेड होते हैं। फिफ्थ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है। पहले बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम होता है और बाद में बनने वाला मेटाजाइलम होता है। ठीक है, अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर जाइलम दो टाइप का होता है। देखिए आप मान लीजिए ये एक प्लांट स्टेम है, ठीक है, तो इसके थिकनेस में जाइलम और फ्लोएम दोनों रहे होंगे। तो हम यहाँ पर किस जाइलम की बात कर रहे हैं, इस स्टेम को मान लीजिए इस तरह से मैं काट लेता हूँ तो ये राउंडेड इस तरह से आपके सामने आएगा। ठीक है, स्टेम का पार्ट काटा है हमने और ये राउंडेड ऊपर से इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो जाइलम और फ्लोएम इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ बनता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ बनता है, छोटे से बड़ा। तो ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम। ठीक है, ये तो होता है अरेंजमेंट स्टेम में। इस तरह के जाइलम के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंटार्क जाइलम। एंटार्क मतलब अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ मेटाजाइलम। ठीक है, इसके अपोजिट जो कंडीशन है वो रूट में होती है। रूट का जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो जाइलम की पोजीशन हमें कुछ इस तरह की होती है। मतलब प्रोटोजाइलम बाहर पेरिफेरी की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है। इस तरह के जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं एग्जार्क। और एग्जार्क में एग्जाम्पल आ जाएगा रूट, एंटार्क में एग्जाम्पल आ जाएगा स्टेम। ठीक है, तो जाइलम पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम, बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम। अगर मेटाजाइलम बाहर और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो तो उसको एंटार्क बोलते हैं, जैसे प्लांट स्टेम में है। और जब प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा तो इसको बोलेंगे हम एग्जार्क कंडीशन, जो कि प्लांट की रूट में से है। ठीक है, तो जाइलम का प्लांट के रूट और स्टेम में लोकेशन के बेसिस पर दो टाइप का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया है, एंडार्क और एग्जार्क। एंडा मतलब अंदर, जब प्रोटोजाइलम अंदर सेंटर की तरफ बना हो और बनता हुआ बाहर की तरफ आया हो, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ बना हो। और एग्जार्क मतलब एग्जिट मतलब बाहर की तरफ, जब प्रोटोजाइलम बाहर बने हो सेंटर में मेटाजाइलम बने।
ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हैं जाइलम के। तो आपको ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडर, एक्सासिन, सभी के वर्ड मीनिंग जरूर पता होने चाहिए। ये सभी की टर्म है जो आगे जब हम रूट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत पता लगना होगा हाँ ये एक्सार्क जाइलम है। ठीक है। तो यहाँ तक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कंप्लीट हुआ है प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सिर्फ जाइलम। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फ्लोएम के बारे में, उसके अरेंजमेंट के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है। फिर हम रूट स्टेम लीफ के अंदर के क्या क्या टिश्यू और सेल, किस तरह का उनका अरेंजमेंट, क्या उनका फंक्शन, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक के नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा, वो आपको बनाने हैं। अच्छे से समझें, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझने का चैप्टर है, तो आप अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू।